हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और कोई दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को हम कैसे चेक करते हैं कि वो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं, इन टॉपिक्स पर इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं V और U कोई दो वेक्टर स्पेस है जिनके बेस फील्ड सेम है। मान लेते हैं दोनों के बेस फील्ड f है और t कोई फंक्शन है। इस t फंक्शन की डोमेन v वेक्टर स्पेस है और कोडोमेन u वेक्टर स्पेस है। इस t फंक्शन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर ये t फंक्शन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। सबसे पहली कंडीशन है t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, और इस कंडीशन का मतलब है किन्हीं भी दो वेक्टर के सम की इमेज उन दो वेक्टर्स की इमेजेस के सम के इक्वल आनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है t ऑफ अल्फा u इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स t ऑफ u, कि हम अगर अल्फा टाइम्स u की t के अंडर इमेज फाइंड आउट करें या फिर u की इमेज को कैलकुलेट करके उसे अल्फा से मल्टीप्लाई करें, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल आनी चाहिए। अगर t इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो हम t को मैपिंग ना बोलकर हम इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। तो अब हम इस डेफिनेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं फ्रेंड t एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है r क्यूब ओवर r और कोडोमेन भी r क्यूब ओवर r है। तो हमें फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें ये ऑप्शंस गिवन है। तो हम इन ऑप्शंस को देखकर कैसे पता लगाएं कि कौन सा फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन सा फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन, यहां पर इस कंपोनेंट में एक स्केलर को ऐड किया गया है। ई ऑप्शन, यहां पर कंपोनेंट्स का स्क्वायर किया गया है। एफ ऑप्शन, जहां पर एक्स जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका मॉडुलस कंसीडर किया गया है। और जी ऑप्शन, जहां पर एक्स का स्क्वायर कंसीडर किया गया है। इस तरीके के फंक्शन कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनते हैं, क्योंकि जब आप इस फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करोगे तो जो कंडीशन होती है t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी। इसे हम बड़े इजीली चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को देखते ही हमें कैसे आइडिया हो कि कौन सा ऑप्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं फ्रेंड्स कि कांस्टेंट अलग से ऐड नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर एक वन कांस्टेंट ऐड है, किसी तरीके की पावर्स नहीं होनी चाहिए, मॉडुलस फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनते। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है वो है डी, ई, एफ और जी। ए, बी, सी ये सारे के सारे फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे। फ्रेंड्स आप इसको बड़ी इजीली चेक कर सकते हो। अगर हम u को x1, y1, z1 कंसीडर करें और v को x2, y2, z2 कंसीडर करें, और अगर हम इस कंडीशन को चेक करें t ऑफ u प्लस v, t ऑफ u की वैल्यू पुट करते हैं हम फ्रेंड्स x1, y1, z1 और x1, y1, z1, और v की वैल्यू को हम पुट करते हैं प्लस x2, y2, z2, और ये कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स। इसको पहले हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड होगा x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, और इस कोरेस्पॉन्डिंग जो t हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जैसा कि फर्स्ट कंपोनेंट में ये 1 को ऐड कर देता है, सेकंड और थर्ड कंपोनेंट को एज इट इज रखता है। तो जो इमेज हमें ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स वो होगी x1 प्लस x2 प्लस 1, y1 प्लस y2, और जो लास्ट कंपोनेंट होगा z1 प्लस z2। और अगर हम इस साइड को कैलकुलेट करें t ऑफ u प्लस t ऑफ v, हम देख सकते हैं जब हम t ऑफ u को कैलकुलेट करेंगे t ऑफ u होगा फ्रेंड्स x1 प्लस 1, y1, z1, और t ऑफ v होगा x2 प्लस 1, y2 और z2। और जब हम इन दोनों को कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो जो हमें एलिमेंट ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स वो होगा x1 प्लस x2 प्लस 2 हो जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट ही मैच नहीं करेगा। तो इसी वजह से जब फंक्शन में कांस्टेंट अपीयर अलग से दिखाई दे रहा हो तो वो फंक्शन कभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता। सिमिलरली आप ई, एफ और जी फंक्शन को बड़ी इजीली चेक कर सकते हो, ये फंक्शन भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेंगे।
लेकिन ए बी सी ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे, क्योंकि यहां पर ना तो कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है और ना ही कोई मॉडुलस फंक्शन इंक्लूड किया गया है और ना ही कोई पावर्स इंक्लूड की गई है। तो इस फॉर्म के क्वेश्चन को बड़ी फ्रीक्वेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू R4 और R। हम फ्रेंड्स लीनियर अलजेब्रा में एक थ्योरम को पढ़ते हैं, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और द सेम फील्ड इज आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव सेम डायमेंशन। कि अगर U और V कोई दो वेक्टर स्पेस है, दोनों के दोनों फाइनाइट डायमेंशनल है, तो U वेक्टर स्पेस V वेक्टर स्पेस के आइसोमॉर्फिक होगा इफ एंड ओनली इफ U और V का डायमेंशन सेम हो। तो जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि R4 वेक्टर स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक होगा, तो हम सबसे पहले R4 का डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। R4 का ओवर R डायमेंशन होगा फ्रेंड्स 4। तो अब हम चेक करते हैं कि इन वेक्टर स्पेसेस में से किस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 4 है। और हमें इस पॉइंट को भी माइंड में रखना है कि R4 का जो बेस फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ऑप्शंस में जिस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 4 हो उसका बेस फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर ही होना चाहिए। तो P6 R ओवर R का डायमेंशन होगा 7, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। M2 क्रॉस टू R ओवर R इसका डायमेंशन 4 होगा, इसका बेस फील्ड भी R है। तो फ्रेंड्स R4 ओवर R जिस वेक्टर स्पेस के आइसोमॉर्फिक होगा फ्रेंड्स वो होगा M2 क्रॉस टू R ओवर R। C4 ओवर R का जो डायमेंशन होगा फ्रेंड्स वो होगा 8 और नन, ये ऑप्शन फॉल्स है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव ऑप्शन P6R ओवर R इज आइसोमॉर्फिक टू विच वेक्टर स्पेस। हमें फाइंड आउट करना है कि P6R जो ये ऑप्शन था, इसमें जो वेक्टर स्पेस कंसीडर किया गया है ये किस वेक्टर स्पेस के आइसोमॉर्फिक होगा। जैसा कि P6R ओवर R का जो डायमेंशन है फ्रेंड्स वो है 7, तो यहां पर हम चेक करते हैं कि किस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 7 है। तो जो डायमेंशन 7 है वो है फ्रेंड्स R7 और R का, इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है 7, तो P6R R7 और R के आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। C4R ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस विच इज आइसोमॉर्फिक टू विच वेक्टर स्पेस। C4R ओवर R, फिर से हम इस थ्योरम का ही यूज करते हैं। C4R ओवर R का जो डायमेंशन होगा फ्रेंड्स वो होगा 8, तो हम चेक करते हैं किस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 8 है। R4 ओवर R का डायमेंशन है 4, P7R ओवर R का डायमेंशन होगा फ्रेंड्स 8, तो C4R ओवर R जो वेक्टर स्पेस है वो P7R ओवर R के आइसोमॉर्फिक होगा। तो इस थ्योरम के रिजल्ट के कोरिस्पॉन्डिंग इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल आसान है, हमें केवल डायमेंशन कैलकुलेट करना आना चाहिए और हमें बेस फील्ड को जरूर चेक करना है। और डेफिनेशन के कोरिस्पॉन्डिंग इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू।